कि ज्योतिष राजयोग किसे मानता है। और तीन प्रकार का राजयोग है। एक प्रबल राजयोग। प्रबल राजयोग जो होता है कभी समाप्त नहीं होता, व्यक्ति का वो हमेशा बना रहता है, कायम रहता है। कि व्यक्ति जब तक है एक सिचुएशन में, जब तक वो राजाओं की तरह सुख भोगता है। पर जब भी शब्द आता है राजाओं की तरह सुख भोगना, ये केवल राजा के एरिया में नहीं आता। सुख भोगना, राजा के साथ कुछ चीजें और भी जुड़ी हुई है। जिम्मेवारी। जब तक आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे, आप राजा नहीं बन सकते। डिसीजन पावर। राजा में डिसीजन पावर होनी चाहिए। अब वो पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा, ये तो बात का विश्लेषण का विषय है। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, राजयोग बनने से पहले हम कुंडली में देखें, हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगना चाहिए कि राजयोग किसे कहा गया है। तो एक राजा जो जो जिम्मेवारियां निभाता है, अगर उस व्यक्ति में, उसकी कार्यशैली में अगर वो सब कुछ है, तो यस, उसकी कुंडली में राजयोग फलित हो रहा है। दो प्रकार के राजयोग विशेष करके हैं। एक वो जिसकी कलम में ताकत है, कलम से जो लिख दिया वो मानने के लिए लोग बाध्य हो जाएं, वो एक राजयोग है। एक प्रबल राजयोग में केवल मौखिक रूप से, वर्बली भी अगर कुछ कह देता है इंसान, तो भी उसको मानना पड़ता है। जैसे राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी अफसर को कहे कि आप ये काम कर दो मौखिक रूप से, तो अफसर को ये कहने की जरूरत नहीं कि आप लिखित में लिख करके दो। मौखिक ही उसका आदेश है। अगर प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि आज रात से 8 बजे के बाद फलाना नियम लागू होगा, तो अब उसको हर अफसर को समझाने की जरूरत नहीं है। वो एक अलग बात है कि वो चिट्ठियां जाएंगी, मेल्स जाएंगी, वो सब उनके नीचे वाले लोग करते हैं। वो वो सब काम नहीं करता। उसका काम है जिम्मेवार होना, लोगों के लिए कार्य करना, पब्लिक के लिए कार्य करना। यानी उसकी लाइफ निजी लाइफ ना हो करके पब्लिक लाइफ होनी चाहिए। अब वो प्रसिद्ध है या बदनाम है, ये बात का विषय है। क्योंकि राजा बदनाम भी होता है, राजा प्रसिद्ध भी होता है। तो ये कभी भी जब भी हम परिभाषा गढ़ें, तो ये ना कहें कि वो बहुत ही जो है यशस्वी होना चाहिए, बहुत ही फेमस होना चाहिए, बहुत ही वैभवशाली होना चाहिए। ये सब नहीं है। नंबर एक बात कि उसकी कलम में ताकत हो, उसके शब्दों में ताकत हो, और लोग उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएं, और वो हर तरह की जिम्मेवारी उठाने में सक्षम हो, लोगों के लिए जो काम करे, वो ही राजा है। अगर कोई व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार से इस तरह का कोई पद प्राप्त होता है, तो वो राजयोग कहलाता है। राजयोग के लिए पद का होना बहुत आवश्यक है, ये ध्यान से समझना। राजयोग के लिए पद का होना बहुत आवश्यक है।
जहां तक हम बात है कि भाई जीवन में रुपया हो, पैसा हो, धन हो, नौकर हो, चाकर हो, ये सब काम तो एक व्यापारी भी खड़ा कर लेता है। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो उसके पास कोई भी धन की किसी प्रकार की कमी नहीं है, न क्षमताओं में कमी है, परंतु उसकी जबान की क्षमता वो नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी की है। अब मोदी की जगह अगर कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसकी भी वही वैल्यू होती जितनी की मोदी जी की है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी की वैल्यू ज्यादा है, मनमोहन सिंह जी की भी वैल्यू उतनी थी, पीवी नरसिम्हा राव जी की भी उतनी वैल्यू थी। वैल्यू इंसान की ना हो करके उस पद की है, इसीलिए उसे राजपद भी कहा जाता है। शक्ति जो आती है वो पद के साथ आती है। ये नहीं कि अंबानी जी आएंगे और कहेंगे कि भाई आज रात 8 बजे से लेकर के 4 दिन तक हिंदुस्तान बंद रहेगा, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो कितने लोग उन्हें फॉलो करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग, उनके नीचे काम करने वाले लोग, उनकी कंपनियों में काम करने वाले लोग। परंतु उस चीज को ना तो पुलिस फॉलो करवाएगी, ना कानून फॉलो करवाएगा, ना ही आपकी कोर्ट किसी को बाध्य कर सकती है कि उसकी बात को माना जाए। अब माने तो माने, ना माने तो ना माने। अब हम जैसे आदमी जो उनके यहाँ नहीं काम करते हैं तो हम नहीं माने तो नहीं माने, कोई हमारा बिगाड़ लेगा कुछ भी, क्योंकि ऐसा कानून में नहीं लिखा। पर अगर देश का प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है कि 2 दिन का लॉकडाउन है, कि 7 दिन का है, कि 10 दिन का है, तो वो इसका मतलब उसके कानून की पालना करनी ही होगी। और ऐसे में पुलिस किसी को पकड़ लेगी कानून की अवमानना करते समय तो कोर्ट उसे सजा भी देगी। मतलब राजा के साथ ये समझ लीजिएगा, अगर राजा के पास दंड देने का अधिकार भी होता है, अगर उसकी उद्घोषणा, उसकी पालना नहीं की गई, उसके शब्दों की पालना नहीं की गई, तो वो दंड देने का भी अधिकार रखता है। अगर ये सारी चीज किसी पोस्ट के साथ बनी हुई है, वो सारी पोस्ट राजयोग के अंडर में आती है। तो हमें क्या चीजें कुंडली में देखनी है राजयोग के लिए? नंबर 1, डिसीजन पावर, जिम्मेवारी, शक्ति, पावर, सूझबूझ। उसके बाद है वैभव विभव, तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। उसके कलम की ताकत और उसकी मौखिक ताकत, ये शक्तियां अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वह राजयोग माना जाएगा। अब ये कहां से आ रही है ये शक्तियां, हमें पहचानना होगा। नंबर 1, फर्स्ट हाउस जो सेल्फ का है, सेल्फ डिसीजन पावर का है। आपकी अपनी डिसीजन पावर फर्स्ट हाउस से ही आती है। कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते, बड़े अनडिसाइसिव से रहते हैं, कुछ लोग डबल माइंडेड रहते हैं, कुछ लोग डिसीजन लेने में बड़ा हिचकिचाते रहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम लगन की हैं। अगर लगन स्थान में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको अनडिसाइसिव बना देगी या क्विक डिसीजन मेकर बना देगी। अब दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं राजा के लिए। अगर वो एकदम से जोश में आकर के डिसीजन ले जाए तो वो चीज भी ठीक नहीं है, वो डिसीजन ही ना ले पाए वो चीज भी ठीक नहीं है। सही समय पर सही डिसीजन ना लेने के कारण हमारे देश ने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को भी साइड में कर दिया था, सिर्फ एक ही बात से नाराज होकर के कि डिसीजन नहीं ले पा रही। तो डिसीजन लेने की
ताकत, क्षमता होनी चाहिए। ये फर्स्ट हाउस का परिणाम है। पावर कहां से आती है कुंडली में? पावर आती है, जनरेट होती है 10th हाउस से। पावर कहां से जनरेट होती है? 10th हाउस से जनरेट होती है। दसम भाव, क्योंकि वो एनर्जी का भाव भी है, और वहीं से व्यक्ति के अंदर ताकत आती है, पावर आती है। दसम भाव का स्ट्रॉन्ग होना निहायत जरूरी है पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए। अब है तीसरा भाव। राजा को हमेशा पराक्रम दिखाना पड़ता है। अगर राजा के नीचे वाले लोग उसका कहा नहीं मानेंगे, उसके शत्रु उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। सबसे पहले राजा पर उसी के लोग हावी होने का प्रयास करते हैं। राजा के जो करीब लोग घूम रहे होते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरा राजा को उन्हीं लोगों से होता है। तो कभी आपको राज कार्य में हिस्सा लेने का मौका मिले तो सबसे ज्यादा नजर अपने ही लोगों पे रखना, चाहे वो साला हो, चाहे जीजा हो, चाहे ससुरा हो, चाहे दामाद हो, है सबसे ज्यादा कड़ी बिगाड़ा काम यही कर जाते हैं। और चाहे कोई खास मित्र हो या कोई खास सलाहकार हो। तीसरा भाव आपको शक्ति देता है दूसरे को परास्त करने की, फाइट करने की कैपेसिटी प्रदान करता है। फिर आता है छठा भाव। छठा भाव अपने दुश्मनों से लोहा लेने की शक्ति देता है और दुश्मन बड़े करवाता है। दुश्मन का साइज बड़ा करवाएगा। छठा अगर आपका ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो दो काम एक साथ कराएगा। नंबर एक, आपका जो शत्रु होगा वो ताकतवर होगा। आपका शत्रु कितना ताकतवर होगा? जितना कि आपका छठा भाव मजबूत होगा, आपका दुश्मन उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। अब इसका विपरीत नियम क्या है? आप में भी उतनी ही शक्ति उससे लड़ने की होगी, तभी बड़ा आदमी कोई आपसे दुश्मनी मोल लेगा। अच्छा, कोई छोटा मोटा आदमी वीडियो बना दे और मोदी जी को गालियां गोलियां दे दे, तो आपको क्या लगता है सरकार उसके पीछे पड़ जाएगी? सारे उसे इग्नोर करेंगे। पर कोई ऐसा व्यक्ति जो शक्ति रखता है, कुछ महत्व रखता है, कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, अगर वो कोई भी अपशब्द कहेगा तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। चाहे वो युवा नेता हो, कॉलेज का प्रेसिडेंट हो, या कोई व्यापारी हो, या व्यापारियों का नेता हो, कुछ भी जिसकी कोई वक़्त है, जिसकी कोई हैसियत है, उसको लोग सीरियसली लेते हैं। अगर आपका छठा भाव मजबूत है तो ही जीवन में बड़ा शत्रु मिलेगा। अगर छठा भाव कमजोर है तो एक प्रकार से आप फायदे में, आपके पास दुश्मन कम होंगे, ना के बराबर होंगे, और होंगे तो छोटे मोटे होंगे। अगर सस्टेज बड़ा ताकतवर है तो जब भी कोई मिलेगा स्ट्रांग मिलेगा, और आप भी दब के फाइट करोगे, दब के फाइट दोगे। तो जिंदगी में बड़ा बनने के लिए आपको सकारात्मक दुश्मन चाहिए। मैंने एक शब्द बोला है, सकारात्मक दुश्मन।
नकारात्मक दुश्मन नहीं चाहिए आपको, सकारात्मक दुश्मन होना चाहिए, पर वो पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स द कंपटीशन शुड बी पॉजिटिव। आप मान लीजिए कंपटीशन करते हैं कि मैं हिंदुस्तान के सबसे टॉप के एस्ट्रोलॉजर के साथ कंपटीशन करता हूं, वो आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेगा। पर जिस दिन आपकी कोई बकत हो जाएगी, आपकी अपनी एक पहचान हो जाएगी, वो भी नोटिस करेगा। बट ये जो कंपटीशन है, ये एक हेल्दी कंपटीशन है, ये अच्छा है। अब आपका कंपटीशन हो जाए जान से मारने का, आपने गुंडों से, स्मगलरों से, इनसे पंगा ले लिया, तो भैया ये में भी रिस्क, ये रिस्क ही हो सकता है। तो अब नट सेल में हमें क्या बात समझ में आई? पहला भाव, फिर से बता रहा हूं, तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव। पहला, तीसरा, छठा और 10वां भाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता के लिए। मतलब ये बेसिक्स हैं। अगर किसी का पहला भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव कमजोर है, तो उसमें नेतृत्व करने की ही क्षमता नहीं है, यानी वो जिम्मेवारी ही नहीं लेगा। यानी राजा बनने की यात्रा में वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। और जब तक आप अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आप मंजिल पर भी कैसे पहुंच पाएंगे? सिंपल कंसेप्ट। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 11वां क्यों नहीं कहा। भाई वो बात अलग है कि आपको उस लीडरशिप का लाभ मिले या ना मिले, वो एक अलग बात है। कब मिले कब ना मिले, वो एक अलग बात है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 40 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ा, और 40 साल के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो 40 साल कोई कम तो नहीं होते। बहुत बड़ा टाइम पीरियड था जो उन्होंने विपक्ष में बैठ करके बिताया। पर कमाल की बात तो ये थी, विपक्ष में भी वो बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार नेता बन करके रहे। हर प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करता था, उनकी लीडरशिप का लोहा मानता था। और जब वो केवल दो होते थे, अटल जी और अडवाणी जी, जब भी उनकी अपनी एक पहचान थी। इसका मतलब लीडरशिप क्वालिटी उनमें भरपूर थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई चैलेंज नहीं है। अब 11वां भाव कब परिणाम दे, वो एक अलग बात है, वो दशाओं की एक अलग बात है। राजयोग कहां से भंग होता है और राजयोग देखने में हम गलती कहां से खाते हैं। हम अक्सर नवम भाव को बहुत ज्यादा फुटेज देना शुरू कर देते हैं। नवम भाव अगर स्ट्रांग होता है, नेतृत्व क्षमताएं कमजोर हो जाती है, लीडरशिप क्वालिटी कमजोर हो जाती है। बड़ा गहरा सूत्र है, ध्यान से समझना। नवम भाव अगर स्ट्रांग होगा, जिसका भी नवम भाव स्ट्रांग होगा, पहली बात तो उसे बिना संघर्ष के मिलेगा जो भी मिलेगा। और जिसको भी बिना संघर्ष के मिलता है, वो राजा बनने के काबिल नहीं होता। कुछ अच्छी दशाओं के कारण कुछ समय के लिए अगर वो सत्ता तक पहुंच भी जाता है, तो उसका ज्यादा लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसका मतलब नवम थोड़ा कमजोर होना चाहिए, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी की कुंडली में यही तो दिक्कत है, राजीव गांधी जी की कुंडली में भी यही दिक्कत थी। नवम बहुत स्ट्रॉन्ग था। राजीव गांधी जी लोकप्रिय नेता थे। पिता, उनकी मां के द्वारा उन्हें विरासत में सत्ता प्राप्त हुई थी, पर हम राजनीति में नहीं जाते, आप समझ पाएंगे। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं, वो वही हुए हैं जो संघर्ष से उभर करके ऊपर आए थे, जिन्होंने संघर्ष करके अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करके जो लोग ऊपर आए, लोग उन्हें ही लीडर मानते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की अगर बात आएगी तो लोग शास्त्री जी को याद करेंगे, यार बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी था। फिर किसकी बात आएगी? पर पहली टर्म में जब इंदिरा गांधी बनी तो उसे कमजोर साबित कर दिया गया, पर जो बाद में आई वो एक अलग कहानी है। पर फिर भी पीवी नरसिम्हा राव की कहानी सदा कहती रहेगी। पीवी नरसिम्हा राव को राजनीति का चाणक्य कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और उसके बाद मोदी जी। अगर आप इनकी बायोग्राफी में जाएं तो आप इनकी गहराइयों में जाएं तो आपको पता चलेगा, जिन्होंने संघर्ष किया उन्होंने ही नाम कमाया। आप महाराणा प्रताप को देख लीजिए, किस तरह से वो जंगलों में रह करके उन्होंने युद्ध किया, घास की रोटियां खा करके शत्रु से लोहा लिया। तो आज हम उन लोगों को कैसे याद करते हैं, शिवाजी को क्यों याद किया जाता है? तो राजयोग को पूर्ण रूपेण से परिपक्वता से समझते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 1, 3, 6, 10 के अलावा अब जो भी भाव मजबूत मिलेंगे वो उस नेता के लिए बोनस पॉइंट होगा। जैसे अगर उसका पंचम मजबूत है तो वो लोकप्रिय बहुत होगा, जनता के बीच में लोकप्रिय होगा। अगर दूसरा भाव मजबूत मिले तो स्पीच वो बड़ी शानदार दे सकता है। अगर सप्तम भाव मजबूत होए तो उसकी पार्टी, उसका संगठन उस पर बड़ा बिलीव करता है, बड़ा विश्वास करता है, यानी कि वो सर्वमान्य नेता हो जाता है अपनी पार्टी का या अपने संगठन का। कई बार आपने देखा होगा ना, राजाओं के यहाँ अपने ही लोग विरोध कर देते हैं, अपनी ही पार्टी विरोध कर बैठती है। और आजकल तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, बड़ा अनसेटिस्फेक्शन हुआ नहीं और वो विरोध कर देते हैं। पर किसका विरोध नहीं होता और विरोध होने पर भी दब जाता है, वो वही है जिसका सप्तम मजबूत है। अष्टम हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, नहीं उसके साथ आया राम गया राम होते देर नहीं लगती। कब वो सत्ता में आया कब चला गया, कब आया कब सत्ता में आया कब चला गया, वो पता ही नहीं चलता। नवम भाव कमजोर होना चाहिए। सर सेकंड के लिए क्या? दसम भाव मजबूत होना चाहिए। 11वां यदि मजबूत है तो डेट्स ए बोनस पॉइंट, ये भी बोनस पॉइंट है कि आप जो कर्म करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, जो आप मशक्कत करेंगे, उसका लाभ मिल गया। ज्यादा टाइम नहीं लगाया आपने और आपको लाभ मिल गया। 12वां पॉइंट
ये भी बैलेंस होना चाहिए, पर एक्टिव जरूर रहना चाहिए। इसके बगैर गुजारा नहीं है, खास करके लोकतंत्र में। लोकतंत्र में 12वां भाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आदमी जेल ना जाए, 2-4 जूते ना खाए, लाठियां ना खाए, उठा उठा के पटका ना जाए, पट्टी पुट्टी लगा करके हड्डियां हुड्डियां ना तुड़वाए, जब तक वो नेता बनने के काबिल नहीं होता। जेल जाने के बाद वो माननीय नेताजी हो जाते हैं। तो आप आज के लोकतंत्र को देखते हुए 12वें भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। और अक्सर नेताओं के साथ, लीडरशिप के साथ, अगर उन्हें कहीं शरण मिली है तो ये 2 स्थान है, या तो जेल या जंगल। पहले राजा जंगल में भाग के छिप जाते थे, जब हारते थे, जान बचा के भागते थे तो जंगल में छिप जाते थे। आज जो है अपनी खुद की पब्लिक को पिटवा के जेल में बैठ जाते हैं। ओ हल्ला मचवाया, खुद जाके अरेस्ट हो जाएंगे, पब्लिक पीछे से पिटती रहती है। तो ये कला भी आनी चाहिए। खुद अरेस्ट हो जाओ, पब्लिक को पिटवाओ और क्रांतिकारी नेता कहलाओ। अब मुद्दा आता है, ये तो भाव की बात थी। अब आपको समझना होगा ग्रह कौन कौन से जिम्मेवार हैं। नो डाउट, फर्स्ट इज सन। सूर्य ही आपको राजा बनाने का गुण रखता है। यानी जो हम कला सीखते हैं राजा बनने की, वो हम सूर्य से ही सीखते हैं। ओरिजिनल राजा की कहानी है। राजा 2 प्रकार से होता है, एक सूर्य वाला राजा होता है, एक राहु वाला राजा होता है। कभी कभी राहु भी राजा बन जाता है। पर राजा जो शुद्ध रूप से होना चाहिए वो सूर्य की तरह होना चाहिए, जो सभी को समान रोशनी दे, सभी को समान रूप से प्रकाश दे और कोई भेदभाव ना करे अपनी जनता में, सबकी जिम्मेवारी उठाए और प्रॉपर तरह से डिसीजंस ले। ये सूर्य के रूप है, राजा का जो रूप है। ऐसे राजा को जनता ईश्वर का रूप मानती है। दूसरा प्लेनेट है मंगल। बिना मंगल के राज नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होती। कभी कभी पद तो आ जाता है, पर पद का इस्तेमाल कैसे करना है वो चीज नहीं पता होती। पावर का को एग्जीक्यूट करना का पावर को एग्जीक्यूट करने की कला मंगल ही सिखाता है। समझ गए? पहला सूर्य, दूसरा मंगल। बुध के बारे में समझा दूं, ये ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए एक अच्छा राजा बनने के लिए। देखो उल्टा सूत्र, सामान्य बुद्धि होनी चाहिए राजा की, बहुत चालाक नहीं होनी चाहिए। हम कहानियों में सुनते हैं राजा बहुत चालाक होना चाहिए, बहुत। अरे चालाक होगा तो व्यापारी बनेगा भाई, वो राजा कहीं को बनेगा। बुद्ध कभी भी रिस्क नहीं लेता जहां पर जान पर बना है। जहां पर लाइफ थ्रेट होगा बुद्ध वहां नहीं होगा। बुद्ध कहेगा भाई मैंने ऐसी जगह जाना ही नहीं जहां पर लाइफ थ्रेट हो। इसलिए बुद्ध प्रधान व्यक्ति सेना में नहीं जाते, पुलिस में नहीं जाते, बैंक में जाते हैं, फाइनेंस में जाते हैं, कैलकुलेशंस में जाते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। इसलिए आप देखते होंगे ना, कुछ नेताओं को बोलने की अकल तक नहीं होती है, पर वो नेता होते हैं और सर्वमान्य नेता होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सॉफ्ट स्पोकन और बड़ा मिठास और रस घोल घोल करके पिरो पिरो करके परोसने वाला ही नेता होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। राजा का शुक्र कैसा होना चाहिए, इस पर बड़ा विवाद है। लोग कहते हैं राजा का शुक्र अच्छा होना चाहिए।
मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता। केवल एक कारण से, केवल और केवल एक कारण से कि जो शुक्र है वो आलसी है। शुक्र मेहनत नहीं करना चाहता और शुक्र भी युद्ध के मैदान में उतरना नहीं चाहता। जैसे बुध नहीं चाहता वैसे शुक्र भी नहीं चाहता। भाई शुक्र का काम है सजना संवरना, अच्छा रूप रखना, बढ़िया खाना खाना, ऐशो आराम करना। जो राजा शुक्र के नजदीक ज्यादा जाएगा, ध्यान से समझना, जो भी राजा शुक्र के नजदीक ज्यादा जाएगा बहुत जल्दी अपनी सत्ता को खो बैठेगा। तो शुक्र कैसा होना चाहिए? बैलेंस। वीनस शुड बी बैलेंस। ना कमजोर बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग वीनस क्या कहेगा? अरे जाओ यार सोते हैं, बाहर जनता चिल्ला रही है मर गए कब के, बाद में रिपोर्ट आई महाराज जी सो रही है। तो जनता क्या करेगी? जनता में विद्रोह की भावना फैल जाएगी। अरे यार हम यहाँ मर रहे हैं और राजा साहब सो रहे हैं। या वो नृत्य का आनंद ले रहे हैं, डांस देख रहे हैं साहब, इस समय तो गायन का आनंद ले रहे हैं, नाच गाना चल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सूत्रों को मैं समझा रहा हूं, इसी से राजयोग पकड़ में आ जाएंगे। और ध्यान रहे, लक्ष्मी योग राजयोग नहीं होते। अगर आपके कुंडलियों में किसी के लक्ष्मी योग बन रहा है तो लक्ष्मी तो है, लक्ष्मी जी की कृपा तो है। और जैसे मैंने कहा ना, लक्ष्मी जी की कृपा तो भाई कईयों पे हो जाती है, उसमें राजा बनने की थोड़ी ना खाली जरूरत है, व्यापारी के ऊपर भी हो जाती है। पिता से आनंद, पिता ने बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी, बहुत पैसा छोड़ दिया, तो लक्ष्मी तो आप पे वैसे ही आ गई। पुश्तैनी माल आपको करोड़ों रुपए का मिल गया तो आ गई लक्ष्मी। बड़े घर की वाइफ मिल गई, ससुराल पक्ष मजबूत मिल गया, आ गई लक्ष्मी। रॉबर्ट वाड्रा को देख लो आप, आए कि नहीं आई लक्ष्मी? अब ये मत कहना कि लक्ष्मी तो आई पर साथ में क्या लेकर के आई, वो मत कहना। कहने का मेरा तात्पर्य है, लक्ष्मी योग का मतलब राजयोग नहीं होता। हम कभी कभी ग्रहों की अच्छी स्थितियों को देख करके ये मान लेते हैं, अरे बड़ी अच्छी कुंडली, राजयोग है भाई तेरा तो। राजयोग को इतनी आसानी से नहीं कहना चाहिए, पर हम खुश होकर के राजयोग बहुत जल्दी बता देते हैं, क्योंकि ज्योतिषाचार्य समझता है, पुराना ज्योतिषाचार्य, कि एक आदमी को खुश भी करना होता है भाई। खुश होएगा तो ज्यादा बढ़िया आनंद आएंगे। खुश होना बहुत जरूरी है। तो राजा बना के ही भेजता है, घोड़े पे चढ़ा चढ़ू करके ही उसको भेजता है अपने यहाँ से, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मेरे जैसे से दिखाते हो, जो बेचारा राजयोग बना के ला रहा होगा, वो आते से ज्यादा तो वैसे ही भंग कर देते हैं। वो कहेगा गुरु जी क्या इतने ज्योतिषियों से दिखा रहे थे, हर एक ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये क्या दिल सा तोड़ दिया आपने, कहा ये योग भी भंग हो गया वो योग भी भंग हो गया, फिर बचा क्या? कुछ है भी या नहीं? यहाँ कहीं से कोई सूखा कुआं देखें, इधर उधर कूदें। कहने का तात्पर्य है कि लोग बड़ा सेंसिटिव तरीके से अपने दिल पर ले जाते हैं कि हाय मेरी कुंडली में राजयोग नहीं। तो राजयोग हमारे हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है, उन्हें नहीं पता बिना राजयोग के भी जीवन बहुत अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि आप राजा बने तो ही जीवन अच्छा हो। राजा के जीवन में मानसिक शांति नहीं, मेंटल पीस नहीं, इसलिए चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। सूर्य मजबूत स्थिति में होना चाहिए, मंगल मजबूत स्थिति में होना चाहिए, और चंद्रमा कमजोर होना चाहिए।
बुद्ध सामान्य होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, इस बात पर भी बड़ा विवाद है। तो कहते गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए, गुरु भी बैलेंस होना चाहिए। अगर गुरु बहुत पावरफुल हो जाएगा तो उसका राज कार्य में कहाँ मन लगेगा। तो दिमाग लगाएगा किसी राजा को मैं समझाऊं कि राज कैसे चलता है, मैं पीछे से गाइड करूंगा भाई। गुरु का कार्य है लोगों को गाइड करना, वो गाइड करेगा, वो संहिताएं लिखेगा, वो रूल्स को लिखेगा कि राजा को कौन सा रूल फॉलो करवाना चाहिए। पर खराब गुरु भी नहीं होना चाहिए। खराब गुरु होगा तो उसको विद्या समझ में ही नहीं आएगी, ज्ञान की बात समझ में ही नहीं आएंगे, विचार ही अच्छे नहीं आएंगे और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेगा। देखो आप अगर बेसिक इंटेलिजेंट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप इंटेलिजेंट आदमियों की कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो भी आप जिंदगी में कभी फंसोगे नहीं। मेरे दादाजी जो हैं बहुत ही सामान्य ब्राह्मण, तो उन्होंने दोस्ती जो है ना लालाओं के साथ कर रखी थी, बनियों के साथ। हम हंसते थे अपने दादा पर, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। मैंने कहा, हम बाबा बोलते थे उन्हें कि बाबा तुम सही हो, सब पैसे वाले ही पटा रखे, तुम्हारा काम बिल्कुल सही है। तो एक बात बड़ी अच्छी वो कहते थे जो मुझे आज भी याद है और मैं उसे हमेशा याद रखता हूँ। वो कहते थे बेटा ऐसा है, ये लोग वो लोग हैं जिनके पास हमसे 100 गुना ज्यादा दिमाग है, ये अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी होने के कारण इन पर मुकदमे चलते रहते हैं, ये अच्छे व्यापारी हैं इसलिए इनके दुश्मन भी रहते हैं, इनको हर परिस्थिति से मुकाबला कैसे करना है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इनको हर तरह का हथकंडा पता है, रुपए का, पैसे का, हर तरह का ये खेल जानते हैं। तो कभी खुदा ना खास्ता हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर हम इनसे सलाह मांगते हैं तो ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं। मैं सिर्फ इसलिए इन लोगों से दोस्ती रखता हूँ, बड़ी अच्छी बात लगी और मैंने जीवन में इसे प्रैक्टिकल देखा। अब यहाँ बनियों से मतलब नहीं है, जो भी इंसान विद्वान है, समझदार है, आप उनकी कद्र करो, सम्मान करो, रेस्पेक्ट दो, आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो लोग जब भी आपके पास मुसीबत आएगी वो लोग शील्ड बन करके खड़े हो जाएंगे आपके चारों तरफ। ये नहीं कि आपके लिए लड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया ज्ञान देंगे कि इस विपरीत परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हमेशा तैयार रहना चाहिए भाई, ये तो जीवन तो युद्ध है, जंग है, कभी भी दुश्मन आ सकता है, कभी भी कोई फंसा सकता है, कोई मुकदमा खड़ा हो सकता है, कोई भी चीज ऊपर आके पड़ सकती है। नहीं पड़े वो अच्छी बात है, और पड़ तो सकती है, कभी भी दशाएं खराब हो सकती है। जीवन में ये समय उतार चढ़ाव का हर एक के जीवन में आता है। तो अच्छा ज्योतिषी, अच्छा सलाहकार, अच्छा वैद्य, अच्छा वकील, अच्छा फाइनेंस का जानने वाला और अच्छा गुरु आपके पास जरूर जरूर होना चाहिए। ये 4 5 6 लोग हैं, इनके साथ जरूर सांठ गांठ करके रखनी चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में बड़े काम आते हैं। शनि ग्रह कैसा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। ये जनता का ग्रह है, जनता जनार्दन का ग्रह है। शनि जिसका अच्छा है, जनता उससे सहमत बहुत होती है। शनि जिसका अच्छा है, जनता उससे सहमत बहुत होती है।
अटल बिहारी वाजपेयी साहब का शनि लगन में उच्च का था, तो आप देख लीजिए बेचारे सत्ता तक पहुंचते या नहीं पहुंचते, पर जनता उनको बड़ा सपोर्ट करती थी, मान सम्मान बढ़ा देती थी। यार बड़े काबिल नेता, जहां पर बोलने जाते थे लोग उनको सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से आते थे। तो क्योंकि जनता के बीच में सहमति है। देखो साहब ऐसा है, लोकतंत्र तो आंकड़ों का खेल है। जरूरी नहीं कि जिसकी सत्ता हो लोग उससे ही प्यार करते हो। कभी कभी आंकड़ों में हेर फेर दिमागी लोग कर जाते हैं, परंतु सच्चे लीडरशिप के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा परम जरूरी वो है राहु। ये आपका परम मित्र होना चाहिए। राजयोग लंबे समय तक बना रहे, लॉन्जेविटी ऑफ योर राजयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज राहु। ये किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहिए। बाकियों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अनबैलेंस हो जाए चल जाएगा, ये नहीं कमजोर होना चाहिए। तो अभी हमने नट सेल में क्या रिजल्ट निकाला? सूर्य मजबूत होना चाहिए, मंगल मजबूत होना चाहिए, शनि मजबूत होना चाहिए, राहु मजबूत होना चाहिए। बाकी सब ग्रह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेंगे। तो याद रहेगा राजयोग कौन बनाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है राजयोग में पार्टिसिपेट कौन सा भाव करेगा और कौन सा ग्रह पार्टिसिपेट करेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आपको ये चीज नहीं पता चलेगी, जब तक आप राजयोग नहीं ढूंढ पाएंगे। अब जैसे एक उदाहरण है, हमने बड़ा उसका किया लक्ष्मी नारायण योग। केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ गया, लक्ष्मी नारायण योग बन गया। वो लक्ष्मी और नारायण बड़ा व्यापारी हो सकता है, वो कोई फेमस आदमी हो सकता है, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो सकता है, बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो राजा भी हो। जरूरी नहीं है इस बात की। तो अब आपने देखा कि किसी की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन गया, क्या ये भाव जो मैंने बताए हैं ये उस तरह के राजयोगों में कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वैसे ही कमजोर है, या जो ग्रह मैंने बताया वो मजबूत अवस्था में है कि नहीं है? सिर्फ आप इनका अध्ययन कर लीजिए, राजयोग बन गया। और जिसका नहीं बना उसको क्रॉस मार। सिंपल सी बात। अब समस्या क्या आती है कि साहब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये ग्रह नीच राशि में हैं, पर फिर भी राजा हो गए, राजयोगी हो गए, बड़े पदों पर आ गए, बड़ा अच्छा चलाते हैं। हम यहाँ पे अक्सर गलती खा जाते हैं जल्दबाजी में। हम नहीं देखते क्या उसका नीच भंग हो रहा है, हम नहीं देखते नामांश कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, हम नहीं देखते कि वो नीच राशि में पड़ा हुआ ग्रह क्या वक्री है। अगर हम बहुत ध्यान पूर्वक अध्ययन करें इन सभी ग्रहों का, तो हमें अपनी कमियों को पता लग जाएगा। जैसे कि गूगल बाबा दिखा रहा है, मुझे नहीं पता, अमित शाह जी की कुंडली में मंगल नीच राशि में दिखाता है, बट ये मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल है कि नहीं है। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, दूर से ही देखा है, मुझे आइडिया नहीं, बट गूगल में सर्च करने पर पता चलता है मंगल नीच का है। अरविंद केजरीवाल जी का मंगल भी नीच का है और शनि भी नीच का है, और जब आप उनकी वृक्ष लगन की कुंडली है, ओरिजिनल कुंडली है,
तो कहने का मतलब अगर उस कुंडली को आप देखेंगे, जब आप नवमांशा में जाएंगे तो आपका सारा का सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। और जो आपने ज्योतिष में सूत्र सीखे हैं, जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो चीजें निकल करके अपने आप आने लग जाएंगी। बहुत सिंपल। अब वैसे भी लोग हैं जिनके ग्रह उच्च के हैं, स्वग्रही हैं। मेरी खुद की धर्मपत्नी के 5 ग्रह उच्च के या स्वग्रही हैं। मैं अपनी क्या तारीफ करूं। और उनका गुरु स्वग्रही है, मंगल स्वग्रही है, चंद्रमा उच्च का है। 5 ग्रह कुल मिलाकर के। शनि उच्च का है। आप ऐसी कुंडली में गफलत में पड़ सकते हैं। मैं भी पड़ गया था भाई, ऐसे मत देखो, मैं भी पड़ गया था। पर ज्योतिष उस समय कम कम आता था, ज्यादा नहीं आता, उच्च के और नीच के ही देखने आते थे। और जिससे के पास में लेके गया ना कुंडली, वो मेरे से भी बड़े वाला था, पर उसने दुकान जचा रखी थी बहुत अच्छी। तो हमने कहा प्रोफेशनल आदमी है, तो उसको भी उच्च और नीची देखने आते थे। बोला भाई 5 ग्रह स्ट्रॉन्ग है, ये तो राजयोग है, राजयोग है। तो हम भी खुश हो गए कि अपनी में है कि नहीं है, जो ट्रेन जा रही है उसी में लटक लो, क्या पता बात बनी जाए। है, डायरेक्ट सत्ता ना मिले, इनडायरेक्ट ही सही। तो चालाक तो हम शुरू से ही थे। खैर, ऐसे मौके अवसर छोड़ते नहीं थे। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल, ये तो मजाक का विषय है कि राजयोग भंग भी बहुत होते हैं। ये राजयोग जितनी तीव्र गति से बनते उतनी ही तीव्र गति से धड़ाम से गिर भी जाते हैं। जब हम ज्योतिष की गहराइयों में आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है जो भी पावरफुल ग्रह है उसको कोई दूसरा पावरफुल ग्रह उसकी शक्ति का वेध कर रहा होता है। वेध करने का मतलब रोक रहा होता है, उसका रास्ता रोक रहा होता है, और ग्रह आपस में उलझ जाते हैं और उसे वो परिणाम नहीं प्राप्त होते जो होने चाहिए। कभी कभी आपको कमजोर ग्रह वाला बड़ा स्ट्रांग नजर आता है, पर जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे उस व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का एक बैलेंस बना हुआ है। अगर उच्च के ग्रह नहीं है तो नीच के भी नहीं है, वो ज्यादा आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसके ग्रहों में बैलेंस है वो वास्तव में लाइफ को जी रहा है, और अनबैलेंस है तो वो बेचारा। कभी कभी लोग इस बात का बड़ा बुरा मान जाते हैं, साहब हमारी कुंडली में ग्रह बड़े स्ट्रॉन्ग है और हमें फायदा नहीं मिल रहा। फायदा नहीं मिल रहा, जब हम पूरी चीजों में जाते हैं तो हमें वो सब चीजें समझ में आती हैं। कभी कभी हमें डायरेक्ट नहीं समझ में आता। एक कंसेप्ट है अर्गला। अर्गला का जो विषय है वो यही है, उसमें हमें पता चलता है गुप्त रूप से कौन सा ग्रह हमें मदद पहुंचा रहा है और कौन सा ग्रह हमारे मार्ग को रोक रहा है। वैसे तो जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको वैसे भी मालूम लग जाता है, बिना अर्गला के भी आप मालूम लगा सकते हैं। पर अर्गला एक आसान तरीका, एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। लाल किताब में भी एक बड़ा ढंग से समझाया गया ये कंसेप्ट कि आपका रास्ता कौन रोकता है, कौन सा ग्रह आपका रास्ता रोक रहा है, गुप्त रूप से कौन शत्रु है आपका। जैसे एक सिस्टम है अपने पराशर का, ऋषि का, जो भी ग्रह है कहीं भी बैठा है उससे छठा और उससे 8वें भाव में जो भी ग्रह है वो एक प्रकार की शत्रुता रखता है। अब मान लीजिए वो ग्रह स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल किसी का सूर्य उच्च का है या स्वग्रही है। अब उससे छठे भाव में
अगर शनि बैठ जाएगा, सूर्य से छठे में शनि बैठ जाएगा, अब हम क्या देखते हैं यार, सूर्य शनि में तो कोई दृष्टि संबंध ही नहीं है आपस में, कोई लेना देना ही नहीं, ना तो शनि सूर्य को देख रहा, ना सूर्य शनि को देख रहा, तो भाई संबंध तो नहीं बना ना, कोई संबंध नहीं बना, पर संबंध बन गया है, छठे बैठा है। तो शनि क्या रोल अदा करेगा? शनि शत्रुवत रोल अदा करेगा। शनि क्या करेगा? मार्ग को भेदेगा, वार को रोकने का प्रयास करेगा, सूर्य की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करेगा। अब मित्र बैठ जाए तो चलो फिर भी गुजारा चल जाता है, कोई बात नहीं भाई। सूर्य के छठे में गुरु बैठ जाए, आप कहेंगे ये तो भाई चलो शुभ ग्रह है, बेशक वो शुभ ग्रह है, फिर भी वो प्रयास करेगा कि किसी तरह से सूर्य के कार्य में अड़चन लाई जाए। देखा कितनी बात है, कोई भी ग्रह आप किसी का भी लगा दीजिए। इसीलिए हमारे ज्योतिष में छठे आठवें का बड़ा बहुत भारी कंसेप्ट है। अब ये चीजें जो है हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं कुंडली को देखते समय। सूत्र छोटा है और बड़े काम का और बड़ा गहरा है। हम भाव भावेश कारक को रट्टा मार लेते हैं, भवत भवाम न्याय सूत्र को भी समझ लेते हैं, चलो प्रैक्टिस करके है तो चलो सांस ले लेकर के करने का काम, परंतु चलो सीख लेते हैं भाई, सीख भी जाते हैं, पर ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं इसे कई बार हम अक्सर भूल जाते हैं। मुझसे कई बार हमारे स्टूडेंट्स मेरे मुंह पे ना सही पर पीछे से सोचते हैं यार ये उस तरह से नहीं कराते कि हमें एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेशंस उस तरह से नहीं कराते, परंतु मेरा ये मानना है मैं बेसिक्स कंसेप्ट्स को इस तरह से क्लियर करूं कि एक आम विद्यार्थी के दिमाग में घुस जाए और छप जाए, बजाय कि मैं 50 सूत्रों को समझाऊं, मैं 5 सूत्र ऐसे दे दूं जिससे वो मात ही ना खाए, वो पकड़ जाए चीजों, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सूत्र, छोटी छोटी चीजें आपको रिफाइननेस लेकर के आएंगी चीजों को डायग्नोज करने के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? क्या चक्कर है, हाँ ना की बात ही नहीं हो रही भाई, मैं घबरा जाता हूँ बहुत जल्दी है। अजय सर, तो ये आज आपने डायरी बना ली है, बता के थोड़ा सा अर्गला योग क्या है? आप लोगों ने डायरी बना ली है और डायरी में अब आपको होमवर्क क्या करना है। जो लोग राजा हैं, जिनको आप समझते हो, जिन्होंने सत्ताएं भोगी हैं या सत्ता में हैं, आप उनकी कुंडली में ये सूत्र लगाइए। पर ध्यान रहे हमने 2 चीजों को विशेष करके चेक करना है। नंबर 1 भाव का बल, कि भाव कितना बली है। नंबर 2 जो ग्रह, 4 ग्रह विशेष रूप से बताए, ये कितने बली हैं, ये कितने बलवान हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो तीसरा तो ये कर गया, ये तो व्हाट्सएप खोल रखा आपने। गुरुजी सूर्य मंगल और कौन कौन 4 ग्रह हैं? सूर्य मंगल, सूर्य मंगल राहु और शनि, और शनि, शनि। 2 एक साइड की पार्टी के, 2 विपरीत पार्टी के। अच्छा, एक तरफ सूर्य मंगल की पार्टी है, एक तरफ राहु और शनि की पार्टी है। देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग दलितों के नेता होते हैं, अगर वो दलित राजनीति करते हैं तो उन्हें कामयाबी मिलती है। कुछ लोग मुस्लिमों के नेता होते हैं, जब वो मुस्लिम राजनीति करते हैं तो उनको सफलता मिलती है। कुछ लोग
राइट विंगर्स होते हैं जो हिंदुत्व को, हिंदुज्म को, पाठ पूजा को इनकी वकालत करते हैं, तो उनकी गुरुजी ये भी सत्ता पता चल चलती जाता है, है जी। गुरुजी ये भी पता चल जाता है कुंडली से। हाँ, और क्या। अगर कल को भाई नेता क्यों आएगा, वो यही तो कहेगा कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं, गाइड करो। वो ये थोड़ी पूछने आया किसको पीटना है, किसको थाने से उठवाना है, किसको घर से उठाना है, ये सब पूछने नहीं आता। वो तो ये पूछने आता है कि साहब टिकट कहाँ से मिलने की संभावना है, कौन सी पार्टी मेरे लिए सुटेबल है, कहाँ से मुझे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जहां मुझे सफलता हासिल हो, जहां मुझे पद प्राप्ति हो, वो वाली चीज बताइए। तो आपको वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि जिसका अच्छा होगा उसे उतनी ही गरीबों की बात करनी चाहिए, गरीबों के सुख और दुख की बात करनी चाहिए, उसे दलितों की बात करनी चाहिए, उसे मुस्लिमों की बात करनी चाहिए। आपने देखा हमारे देश में कोई भी अमीरों की बात नहीं करता, अमीरों से सब चंदा लेते, बात कोई नहीं करता कि हमें अमीरों को बढ़ावा देना चाहिए, हम अमीरों को और अमीर बनाएंगे। कभी ऐसा भाषण सुना है आपने? जवाहरलाल नेहरू जी बोले गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी बोली गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी बोले गरीबी हटाओ, राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, अटल बिहारी जी बोले गरीबी हटाओ, मोदी जी बोले गरीबी हटाओ। जब से देश आजाद हुआ है एक नारा जिंदाबाद गरीबी हटाओ। हट रही है गरीबी? नहीं सर, कोई ये नहीं कहता कि अमीरों को बढ़ाओ, पर बढ़ कौन रहे हैं? अमीर बढ़ रहे हैं। इसी का नाम राजनीति, इसी का नाम, इसी को राजनीति कहते हैं। कोई भी भाषण नहीं देगा कि हम अमीरों को बढ़ावा देंगे। हर कोई कहता है हम गरीबों को बढ़ावा देंगे, हम दलितों को बढ़ावा देंगे, हम माइनॉरिटीज को बढ़ावा देंगे। क्यों? वाई? अब समझ में आई क्यों? शनिदेव को खुश करना है। अगर आप कहेंगे अमीरों को बढ़ावा देंगे तो आप शुक्र की तरफ चले जाएंगे, और शुक्र की तरफ जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और जब जब हमारे देश में कोई व्यक्ति ज्यादा शुक्र के करीब चला गया तो फिर कांड ही बन के बाहर आता है, वो सीढ़ी कांड। फिर उसकी एक सीढ़ी बाहर आती है और फिर वो राजनीति से बाहर चला जाता है। शुक्र ने कितने राजनेताओं का कैरियर बर्बाद किया होगा आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए जब भी हम कोई बात बोल रहे हैं ज्योतिष में, पूरा विश्लेषण करके बोले। आपको भाषण अच्छा देना आता है नहीं आता, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया उससे? उस बात को भी कोई नहीं देखता। तो बुध ग्रह बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पावरफुल हो जाए। मनमोहन सिंह जी का बुध उच्च का था, उनको भाषण देने का ही मौका नहीं मिलता था, और भाषण देने का मौका आता था तो एक पेज थमा दिया जाता था, उन्हें वो ही पढ़ना होता था। कर लो क्या करोगे। हमारी मायावती जी 4 लाइनें बिना पेज के नहीं पढ़ सकती, पर वो दलितों की बहुत बड़ी नेता है, ये सब कुछ पता है। मुलायम सिंह जी के पीछे नेता लगाना बहुत जरूरी है। मुलायम सिंह जी का मतलब है नेताजी। क्या तो सुभाष जी चंद्र बोस के आगे नेता लगता था? क्या हमारे देश में मुलायम सिंह जी के आगे नेता लगता है? और वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते किसी को समझ में आता है? तो आप सोचो कहाँ है स्पीच, कहाँ है स्पीच? और एक हमारे पास योगेंद्र यादव जी हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा प्यारा बोलते हैं, बड़ा सुलट सुलट के बोलते हैं। हिंदुस्तान की जनता उन्हें नेता मानने को तैयार नहीं, और वो हमारे गुड़गांव से इलेक्शन लड़ा था सांसद का। उन्होंने इतनी बुरी तरह से तो कोई भी नहीं हराता किसी को, जितनी बुरी तरीके से गुड़गांव वालों ने हरा के भेजा। तो सोचिए, इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा, इतना मीठा बोलने वाला व्यक्ति
इतना धीरे धीरे बोलने वाला और इंटेलिजेंट आदमी किसने हराया? जिसे भाषण देना नहीं आता। सोचिए, तो आप सोच सकते हैं बुद्ध का क्या रोल है। और हाँ, फिर ये मत कहना चाहिए फिर ये इतना धन कैसे कमाते, उसके लिए हम बता नहीं सकते कहां से कमाते। इनके पास फाइनेंसर्स आ जाते हैं जो ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तरह सत्ता आती प्रकट हो जाते हैं और वो बताते हैं धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और फिर कहाँ जाएगा। वो सब मैनेज हो जाता है। आना चाहिए, बस पावर आनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन लेते हैं, बताइए। गुरुजी आपने 4 प्लैनेट बताए, सूर्य, राहु, शनि और मंगल, जी और चारों नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। हाँ जी, तो अगर अच्छे हो जाएंगे तो फिर इंसान को तो नेगेटिव ट्रेट्स ज्यादा मिलेंगे ना। क्या मतलब मिलेंगे नेगेटिव? नेगेटिव ट्रेट्स इनके ज्यादा मिलेंगे ना फिर, तो जो इनका इनसे। जीवन, मंगला साहब, इनका जीवन कोई सहज जीवन है क्या? मैंने एक दिन कहा था कि अगर आपको नेताओं के साथ रहने का कभी अवसर मिले, उनकी लाइफ को बहुत करीब से देखने का अवसर मिले, तो आप कसम खा के उनके यहाँ से निकलोगे कि मैंने नेता कम से कम नहीं बनना, राजनीति में तो बिल्कुल नहीं जाना। उनको किस किस तरह के कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं पूछो मत। किसी को बेचारे मना नहीं कर सकते। खाना खा रहे होते हैं तो किसी को नहीं कह सकते जी खाना खा रहे हैं, सबके सामने। और जो भी आएगा उसको कहना पड़ता आ जाए यार ले ले, जब तक सत्ता में नहीं। जब सत्ता में आते हैं फिर जरूर कह देते मंत्री जी अभी खाना खा रहे हैं। बस वो 4 या 5 साल का होता है। बाकी तो उन्हें बेचारों के कहाँ कहाँ बीच बीच में खाना पड़ता है कि बस पूछो मत। किन किन झोपड़ियों में जाना पड़ता है, किसी के यहाँ सीढ़ी लगा के कूदना पड़ता है, किसी कोई नहीं भी घुसने दे तो भी घुसना पड़ता है, दूसरे होटलों से फिर खाना मंगाना पड़ता है। कोई बेचारा खेत में ही खाना खा रहा होता है, बताओ इतना बुरा हाल एक आम आदमी का थोड़ी होता है। आम आदमी तो एंजॉय करता है, तो भाड़ में जाओ दुनियादारी। आज मूवी आ रही है बहुत अच्छी, हम देखेंगे फिल्म, फिर तो मेरे जैसा जीवन होता है ना। कल फिल्म आ रही थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अब चैनल का नाम तो मैं भूल गया, पर आ रही थी फिल्म, कौन से चैनल पे आ रही थी। मैंने आराम से तबीयत से फिल्म देखी। मैंने कहा आज वैसी संडे, आज का संडे यहीं से शुरू होता है, जैसे ही मुझे पता चला फिल्म आ रही है, और मैंने पूरी फिल्म देखी। इतने सालों के बाद नहीं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है काफी साल पहले आ गई थी, संजय बारू ने जो बुक लिखी थी उस पर आधारित थी, पर मैंने कल ही देखी। तो कहने का मतलब ये है जीवन तो पक्का उनका बड़ा ही संघर्षशील होता है, नो डाउट। हाँ सोविक जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी थोड़ा वो आपने बोला कि मून जो है, चंद्रमा जो है वो वीक होना चाहिए, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे? नहीं, चंद्रमा अच्छा होगा तो वो कविताएं गढ़ेगा, बात बात पे इमोशनल हो जाएगा, और अपना ट्विटर हैंडल को अगर गलती से पढ़ लेगा तो सुसाइड कर लेगा। लोगों ने गालियां दे रखी होती है माँ बहन की, आई बात समझ में, तो वो सुसाइड ही कर लेगा। सच बताऊं, मुझे किसी ने कहा ट्विटर पे आ जाओ, मैं आ गया, पर मैं जब दूसरों की ट्वीट देखता हूँ मैं उसी समय भाग जाता हूँ। तो मैं अपना खुद का ट्विटर हैंडल, जबकि मुझे कोई नहीं लिखता, कि मुझे कोई जानता नहीं तो कोई ट्वीट करता ही नहीं, और ना मैं किसी को ट्वीट करता। देखो दोनों ही बातें हैं, अपन भी नहीं किसी को करते, कोई अपन को नहीं करता, तो भी 10-15 दिन में एक बार देखता हूँ। पर जब मैं दूसरों के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ इनको नींद कैसे आती होगी। समझ गए बात को? हाँ जी, ठीक है, हाँ जगदीश जी बताइए। सर तो गुरुजी, जी सर स्ट्रेस स्ट्रेस से लड़ने के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा होना अति नहीं आवश्यक नहीं 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 है। नहीं नहीं नहीं, जितना चंद्रमा कमजोर होगा, डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, काबिल वकील बनाएगा, नेता बनाएगा। उच्च का चंद्रमा हो गया तो बहुत सेंसिटिव बना देगा आपको, ओवर जी सेंसिटिव बना देगा, ओवर जी ऑब्जर्वेटिव बना, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा, हर छोटी छोटी चीज को देखोगे। जी मानसिक, जब भी समुद्र में टाइड आएगा आपकी खोपड़ी में टाइड आ जाएगा। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, है ना? तो वो कोई अच्छी बात नहीं है।
आपको मैक्सिमम जो डॉक्टर्स मिलेंगे उनका चंद्रमा या तो छठे में होगा या नीच का होगा या कहीं इधर उधर पड़ा मिलेगा है। तो चंद्रमा, अरे भाई चंद्रमा का मतलब है छाती को पत्थर की बनाना। ओह, पत्थर की छाती कैसे बनेगी भाई? सीना पत्थर का कैसे बनेगा? अब वकील को पता है ये बदमाश है जिसकी फाइल मैंने पकड़ ली है, और वो तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है जनाब मेरे बंदे ने कोई कसूर नहीं किया। पता है उसे अच्छी तरह से बदमाश एक नंबर का। पैसा उसी वकील को मिलता है जो डकैतों को छुड़वाता है, पैसा जी, उसी वकील को मिलता है जो बवंडरबाजों को छुड़वाता है। शरीफ आदमी को छुड़वाने से कौन पैसा देता है? शरीफ आदमी तो पहले ही रो रहा होता है, कोर्ट में आते ही रोना शुरू कर देता है, अजी मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। और बदमाश ही तो कहेगा वकील साहब खुश कर दूंगा, पैसे से तोल दूंगा, बस तू जमानत करा दे, कैसे मर्जी करा दे, पैसा तो वहां आ रहा है। अब छाती पे पत्थर रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पता है जी, उसे कि जी, साहब एक नंबर का बाउंडरबाज है, लबाड़ी चंद है एक नंबर का, पर छुड़वाना है उसके लिए वो जी जान लगा देगा। अब ये एक भी नया डॉक्टर को सूत्र मिल पता गया है, गुरुजी। डॉक्टर जानता है कि इसके बस की बात औकात नहीं है ना मेरी फीस देने की ना ये इलाज कराने की, पर कहेगा ना करवा है, जी, डालूंगा स्टंट तो डालूंगा, ऐसा स्टंट दिखाऊंगा याद करेगा, स्टंट तो डाले बगैर जाने नहीं दूंगा है। वो कहेगा जनाब घर तक तो आया हूँ भैया, रास्ते में कुछ हो गया तुम जानो तुम्हारा काम, बीवी बच्चों को भी बुला लो, यहीं बुला देते हैं, अभी फोन की सुविधा यही उपलब्ध है, कर लो क्या करोगे आप। जबकि डॉक्टर जानता भी तो 3 साल भी ना कुछ बिगड़े इसका। ये मुद्दा डॉक्टर का नहीं है, ये चंद्रमा का है। अब डॉक्टर का चंद्रमा थोड़ा ठीक हो गया, वो हर मरीज को खुद ही अपने पैसे से दवाइयां बांटता फिरेगा, और फिर घर वाले उसको पीटेंगे कि तू डॉक्टर बना ही क्यों था जब तेने यही उल्टे सीधे काम करने थे। इसमें उनके खराब घर वाले चंद्रमा इन और अच्छा कामों को चंद्रमा क्या उल्टा होता है? सीधा कहते हैं। और जिसका चंद्रमा ऐसा होता है ना, थोड़ा सा नीच टाइप का सा चंद्रमा होता है, उसके घर वाले सब शाबाशी देते हैं, हर कोई कहता है वाह वेल डन, 10 लाख रुपए महीने चेप रहा है, 15 लाख रुपए महीने चेप रहा है, 20 लाख रुपए महीने चेप रहा है। समझ रहे हो बात को? चंद्रमा नीच का मतलब क्या भाई? वो एंजॉय नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। और हर पैसा कमाने वाला वो एंजॉय नहीं कर सकता। आपने कंपनी खड़ी करनी है, कहां से खड़ी कर दोगे कंपनी? अब भूत बनना पड़ेगा उनके पीछे, सिर मारना पड़ेगा दे दे करके अपने एम्प्लॉइज के साथ। कोई काम करके देता है क्या? आप पापा जी कहे जाओ उनको, वो आपके सर के ऊपर ड्रामा कर देंगे, जी, 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 जिंदाबाद मुर्दाबाद 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट में कर देंगे। कैसे करोगे आप बताओ? कुछ का रूथलेस, चंद्रमा होगा, वो छोड़ के चला जाएगा तो भी रोओगे, वो आपको धमका देगा तो भी रोओगे, आपको उल्टा डांट देगा तो भी रोओगे। रो रो के कंपनी चलेगी क्या? डिसीजन नहीं ले पाओगे, हार्ड डिसीजन नहीं ले पाओगे, कैसे काम चलेगा? तो जब भी चंद्रमा बहुत ऐसा हो जाता है तो इंसान को सेंसिटिव बना देता है, वो रिस्क लेने से डरता है, वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से उसके दिल को चोट पहुंचे। और जितना चंद्रमा नीच का हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो हर वो काम करना चाहता है जिसमें उसको गालियां पड़ जाए। वो इस बात की परवाह ही नहीं करता गालियां पड़ रही, पता पड़ती रहो गालियां। और शत्रु क्षेत्रीय चंद्रमा क्या होता है? अच्छी अच्छा, बात है, ये बेसिक बेसिक क्लास का वो है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, तो कभी भी उच्च के चंद्रमा को आप कोई ओवर मार्किंग मत कीजिए, इसको भी नेगेटिव रूप में ही देखिए। सबसे अच्छा बैलेंस चंद्रमा, शुभ ग्रह के प्रभाव का चंद्रमा सबसे उत्तम है। चंद्रमा को बृहस्पति देखे, चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठ जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो सबसे उत्तम कोटि का चंद्रमा। तो इंसान को बैलेंस बना के रखता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि धन के बीच में और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। आप देखते हैं गुरुजी, ना, लोग बैलेंस तोड़ जाते हैं, या तो स्पिरिचुअल की तरफ भाग जाएंगे या धन की तरफ भाग जाएंगे। धन की जी, तरफ दौड़ेंगे तो स्पिरिचुअल छोड़ देंगे, स्पिरिचुअल की तरफ छोड़ेंगे तो धन छोड़ देंगे। बैलेंस नहीं रख पाते। कौन लोग बैलेंस नहीं रख पाते? ये वही लोग हैं। अक्सर संतों की, महात्माओं की कुंडलियों में
चंद्रमा पीड़ित मिलेगा, किसी का चंद्रमा शनि के साथ बैठा मिलेगा, किसी का केतु के साथ बैठा मिलेगा, किसी का राहु के साथ बैठा मिलेगा। अच्छा, अब बताओ क्या करोगे आप? साधु संत सन्यासियों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित मिलेगा। पीड़ित तो अच्छा होता है ना राजा के लिए। राजा के लिए तो अच्छा होता है ना, वो राजा नहीं ना, राजा नहीं। हम सन्यासी किस लिए बनते? नहीं, ये पीड़ित सन्यासी और बनते खराब हैं चंद्रमा। हम जीवन को बैलेंस करने के लिए। जी, वो बैलेंस खो गए, वो बैलेंस खो गए, या तो Yes, sir. माया की तरफ चला गया बैलेंस खोते ही, या स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ चला गया, बैलेंस खो गया। मेरा कहने का मतलब है जब चंद्रमा ठीक होता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, वो धन और स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस क्रिएट करता है। जब चंद्रमा वीक हो जाता है, या तो वो धन की तरफ भाग जाता है, या वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग जाता है, एक तरफा हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं, और जब भी एक तरफा होगा बड़ी मजबूती के साथ होगा। अगर वो संत सन्यासी बनने पे आ गया तो बस पूछो मत, करो सब कुछ अथा, इसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता चीजों को। धन कमाने पे आएगा तो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएगा, और त्याग करने के मामले में आएगा तो भी एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगा। आप देखो कुंडलियां संतों की, महात्माओं की, आपको चंद्रमा पीड़ित मिलेगा। चंद्रमा बैलेंस होगा, वो सन्यासी बनने ही नहीं देगा। उच्च का चंद्रमा वो तो मैंने बता दिया ना शुक्ला साहब, वो तो अच्छा होता ही नहीं। कुछ चीजें बेसिक में हम मान लेते हैं कि अच्छा है, पर अच्छा होता कहाँ है? मैंने तो जितने भी उच्च के चंद्रमा वाले देखे, मैंने तो बैलेंस देखा ही नहीं उनमें। ये तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते ना, फिर उच्च का चंद्रमा। क्यों नहीं होते? नीच का चंद्रमा एक्सट्रीमिस्ट आपने बताया कि एक में मैंने कहा उच्च का चंद्रमा भी अच्छा नहीं होता, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट होता है। क्यों नहीं होता? वो इतना सेंसिटिव, अगर आप छोटी छोटी बातों पे ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे तो ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, यार आज फलाने ने मुझे झुक करके नमस्कार नहीं किया, इसका मतलब नाराज है मुझसे। अरे यार उसको तो पता ही नहीं, वो तो निकल रहा था जल्दी जल्दी में, उसको तो ऑफिस भागना है, उसके तो दिमाग में नहीं है कि मैं आज कितना झुकाऊं कितना नहीं झुकाऊं। नहीं नहीं, मुझे देख के भाग लिया, एक नजर से देखा तो सही, पर नमस्ते नहीं मारी पट्टे ने। आप अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हो दूसरों के कारण। ये उच्च के चंद्रमा वाले वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी की खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में दे करके रखते हैं। अब दूसरा बटन गजब दबा का सूत्र। देता है, हाँ भाई खुश हो जा, वो खुश हो जाता है। नहीं नहीं, दुखी हो जा, दुख हो जाता है। रो, अब रो के दिखा, वो रो के दिखा देता है। खुद क्या करना है नहीं पता। समझ रहे हो बात में? ये तो अद्भुत सूत्र है गुरुजी। और उच्च अगर का नीच के चंद्रमा, चंद्रमा वाले, वो कहते हैं हम जेब में छुपा के रखेंगे, ढूंढ के दिखाओ रिमोट कंट्रोल कहाँ है। इसका मतलब हम किसी का बाप की नहीं मानेंगे। पैसा कमाएंगे तो किसी के बाप की नहीं मानेंगे, और पैसा गवाएंगे तो किसी के बाप की नहीं मानेंगे। इसका मतलब किसी की नहीं मानेंगे। अगर साधु बनने पे आ जाएंगे तो किसी की नहीं मानेंगे, पैसा कमाने पे आ गए तो किसी की नहीं मानेंगे। आपको वो अव्वल दर्जे के दर्जे में वो जिद्दी मिलेंगे। अब नहीं तो जिद खराब ही से सन्यासी बनाती है इंसान को, और जिद ही धनवान बनाती है। ये देखने का नजरिया है अपना अपना, कि हम किस तरह से किस चीज को देखते हैं। अब हमें बरसात हो रही है, हमें उसमें कविता नजर आ रही है। किसान बेचारा रो रहा है कि साली फसल बर्बाद हो रही है। देखने का नजरिया है ना। एक आदमी कह रहा है लाओ भाई पकोड़े बनाओ पकोड़े, बरसात आ गई, उसका नजरिया दूसरा है। एक का नजरिया कविता लिखने का, एक का रो रहा है बेचारा, अरे यार बेमौसम की बरसात हो गई। कोई कह रहा है यार चलो गर्मी कम हो गई। हर आदमी का नजरिया अलग है चीजों को देखने का, और गुरु केवल नजरिया ही प्रदान करता है, अलग अलग एंगल समझाता है बस। वो नजरिया देता है एक आपको कि देखो इस एंगल से भी देखा जा सकता है, इस एंगल से भी देखा जा सकता है। जज लोग होते हैं, का चंद्रमा अगर उच्च का होगा तो क्या करेगा? वो तो केस को देख देख के रोएगा, फिर घर में जाके रोएगा, हे भगवान क्या केस था, अरे यार भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, यार ये कोई ऐसा होता है? यार बेटे ने अपने बाप को ही मार दिया,
यार ऐसा भी होता है, वो तो टेंशन में डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ दिनों के बाद कोर्ट में, वो या तो कोर्ट छोड़ के भाग जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा। ओवर सेंसिटिव बनना ओवर एंजाइटी को देता है, कोई फायदा नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ प्रताप जी, प्रताप जी काफी देर से बैठे हैं। सर शुरू में आपने उसने कहा था, सर मेरा नंबर आएगा जगदीश जी, आपके नंबर के बगैर क्लास नहीं छोड़ेंगे हम। सर आपने कहा था कि एक सूर्य वाला राजा होता है, एक राहु वाला राजा होता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कहा। राहु वाला राजा से थोड़ा सा, राजा राहु वाला उसे कहते हैं प्रताप जी जो षड्यंत्र के द्वारा दूसरे को सीट से गिरा करके खुद राजा बनता है, उसे राहु वाला राजा कहते हैं। दूसरी बात, जनता को हमेशा बेवकूफ बना करके रखता है, जनता से दिन प्रतिदिन झूठ बोलता है। केजरीवाल की कुंडली में है ये? अरे नहीं शुक्ला साहब, ऐसे नहीं कहते। केजरीवाल साहब बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और हमारे राजधानी, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं। वो आप नहीं, नहीं, देखिएगा कि कुंडली में क्या है उनके। अब आपको सूत्र दिया है, देखो आप। ये खराब चंद्रमा और अच्छा चंद्रमा कैसे आइडेंटिफाई करें, ये नहीं समझ में आया। ये बेसिक दिल्ली में देखें, शुक्ला साहब, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन है ये। हम तो बेसिक ही सीख रहे हैं। ना ये बेसिक थोड़ी है, ये एडवांस है शुक्ला साहब, ये बेसिक थोड़ी है। बहुत एडवांस है सर। हाँ, गुरुजी ना एक ना ना सवाल ना, था। मैं क्यों नहीं नीचे, जो पहली स्टेज के लोग होते हैं मैं उनको दूसरे कोर्स में जल्दी से इसीलिए नहीं लेता। उसके पीछे एक ही रीजन है कि अब मैं अगर इस बात का जवाब देने बैठ गया तो मेरी जान को तो आफत आ जाएगी। सिंपल है, घबराइएगा मत। आपने ये देखना है कि चंद्रमा का बलाबल कितना है। अगर चंद्रमा बलहीन है तो सिंपल सी बात है, उसको वो हार्ड हार्टेड हो जाएगा। और उसमें बलाबल अच्छा है यानी रोशनी अच्छी है। पूर्ण चंद्रमा, अब पूर्ण चंद्रमा है तो उसको पूर्ण चंद्रमा पर ही कविताएं बनती है तो सृष्टि होगा ना। 14वीं के चंद्रमा पर बनती है या 15वीं के चंद्रमा पर बनती है, 12वीं के चंद्रमा पर नहीं बनती है ना। तो ध्यान रखे, है ना, तुम 14वीं का चांद हो, तुम पूनम की रात हो, तुम पूर्ण चंद्रमा हो, तुम चांद की चांदनी। तो ये 14वीं पे और 15वीं पे ही होता है सब। तो आप समझ जाओ कविताएं कब जन्म लेती हैं, पोएट्री कब जन्म लेती है, जब चंद्रमा में रोशनी होती है, जब चंद्रमा में प्रकाश होता है। अमावस्या के 6 दिन के बाद चंद्रमा में रोशनी आनी शुरू होती है। जैसे जैसे उसमें रोशनी बढ़ती चली जाएगी, शुक्ल पक्ष बढ़ता चला जाएगा, उसमें कविताएं करने की कला आती चली जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे होता है। और गुरुजी आप चंद्रमा देख लेना चाहिए कि चंद्रमा कौन से पक्ष में कौन सी तिथि का है, किस दिन कौन सी तिथि का आपका जन्म है, कि चंद्रमा पक्ष बली है कि नहीं है, चंद्रमा पक्ष से बली है या नहीं है, चंद्रमा निर्बल तो नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग कहते हैं चंद्रमा सुसाइडल टेंडेंसी देता है, ये देता नहीं, जब तक वो पापक ग्रहों के दुष्प्रभाव में या कुछ चक्कर में नहीं फंस जाता, सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसे नहीं हमारे आते। भी मंगल शनि के साथ बैठा है 8वें घर में, मून गुरुजी एक सवाल था गुरुजी, हाँ छोटा सा। बताइए। गुरुजी चंद्रमा के बैलेंस की बात करी अभी हमने, चंद्रमा का बैलेंस होना, तो शुभ ग्रह की अगर उस पे से संबंध बना रहा हो तो चंद्रमा थोड़ा बैलेंस हो जाता है, जैसे गुरु से। तो अगर चंद्रमा गुरु से दृष्ट नहीं है या शुभ संबंध नहीं बना रहा है, लेकिन जैसे धनु का चंद्रमा है या मीन का चंद्रमा है, तो उस पे भी तो गुरु का असर आ गया थोड़ा। अच्छा, थोड़ा आ गया, इस थोड़ा बात में कोई दो राय नहीं। जैसे अच्छा। मंगल तुला राशि का है तो उससे जी। अगली राशि उसकी अपनी स्वग्रही राशि है, तो मंगल बली हो जाता है। मंगल धनु राशि का है किसी का, जी। तो मंगल अगली राशि उसकी उच्च की राशि है।
तो हम उस ग्रह को कहते हैं उच्चाभिलाषी, कि उच्चा वो मंगल उच्चाभिलाषी है। अगर मान लीजिए जैसे चंद्रमा, वही चंद्रमा तुला राशि में हो जाता है तो उसकी अगली जो राशि वो नीच राशि है, तो हम कहेंगे नीचाभिलाषी चंद्रमा है, यानी नीच की प्रकार से असर दिखाएगा। जी देखिए ग्रह जब कमजोर हो जाता है, खास करके चंद्रमा, तो धन कमाने में आदमी को परफेक्ट बना देता है। वो तुरंत कहेगा भाई इतना पैसा देता है तो बात कर, वरना मत बात कर। यस सर सिंपल सी बात है। जैसे मेरा मेष राशि का चंद्रमा है, तो मेरी अगली राशि क्या है? वृष। उच्चाभिलाषी उच्चाभिलाषी। अब ये Yes, sir. उच्चाभिलाषी कोई अच्छी बात थोड़ी हुई। मैं तो अपने पैसे ही नहीं ले पाता ढंग से, हमें तो हाथ पैर जोड़ने पड़ते, 3,000 दे दो यार, फीस दे दो भाई, वो दे दो, वो लड़का लगा रहता है बाबूजी दे दो, लोग डांट मारते रहते हैं। दे देंगे कौन है? अगर हम ही टाइट हो जाएंगे तो लोग 10-10 हजार भी देंगे, 20-20 हजार रुपये भी देंगे, 30-30 हजार रुपये भी देंगे। और वही है कि यार नहीं यार चल जाने दे, नहीं यार जाने दे। सिंपल सी बात है। मैं मेष राशि का आदमी हूँ, जी चंद्रमा तो मेरा उच्चाभिलाषी है, जी और आज जी जी समझे बात को। इसलिए स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, यस सर एक्सप्रेशन बहुत अच्छा दे सकता हूँ, एक स्टोरी की तरह किसी चीज को एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, पेंटिंग्स मेरी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? ये सब चंद्रमा का ही तो गुण है। कविताओं के बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कविताएं पढ़नी बड़ी जी अच्छी जी जी लगती है, कविताएं बोलनी बड़ी शुक्र अच्छी बैठा लगती हो है। आगे, शुक्र बैठा हो। क्योंकि वो अगर यही चंद्रमा थोड़ा नीचा विलासी हो जाता, फिर मैं बताता आप लोगों को, लाओ भाई फीस इतनी इतनी, बात भी करोगे पहले फीस जमा कराओ, बाद में बात करना बॉस से, बॉस इज बिजी। अरे बात चंद्रमा के आगे गुरु बैठा हुआ है तो जैसे है, साथ नहीं आते। चंद्रमा के अगले घर में गुरु बैठा है उच्च का, वो साथ नहीं है। हाइपोथेटिकल है, वो हाइपोथेटिकल है, उससे क्या होना जाना है। आप देखो उससे भी पहले कोई शुभ ग्रह बैठा तो बात बनेगी। अच्छा नहीं, जैसे तीसरे में गुरु है, चौथे में, तीसरे में चंद्रमा और चौथे में गुरु, साथ नहीं बैठे, अगले घर में गुरु बैठा हुआ है, हाँ तो ये देखो दूसरे में कौन बैठा है? दूसरे में कोई नहीं बैठा। हाँ तो फिर क्या हुआ? अच्छा उसके पीछे होना चाहिए। पीछे भी शुभ ग्रह हो तो फिर चंद्रमा को बल मिल जाता है। अगले तो आप वाले घर बलवान में बनाने में क्यों लगे पड़े हो शुक्ला साहब? मैं समझा तो रहा हूँ, मैं खुद दुखी हूँ। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कि आगे से बलवान होता है, पीछे से बलवान होता है। हर कोई डराता रहता है मुझे। नहीं गुरु जी ऐसा नहीं, अच्छा आप बहुत अच्छे हैं गुरु जी, शुक्ला जी, वाह। हैं? आप बीवी बहुत अच्छे हैं गुरु जी। बीवी डरा देती है, कोई भी डरा देता है, 1 मिनट वो तो लगाता है। वो तो सभी के साथ है। नहीं नहीं, वो तो इतना सभी भी के नहीं साथ। डरता हूँ मैं। ये तो शुक्ला साहब मेरा लग्नेश बड़ा मजबूत है। अगर लग्नेश मजबूत ना हो, मैं तो जिंदगी में है ना लग्नेश की ही खा रहा हूँ, सही बताऊं मैं। और राशि परिवर्तन बड़ा सुंदर है कुंडली के अंदर, उसी का खा रहा हूं मैं तो। बाकी तो चंद्रमा के भरोसे तो महाभारत हो जाती जिंदगी के अंदर है। तो वो चीज है। जी तो जी मेरा ये मानना है, टीचर को अपनी सही बात कहनी चाहिए। ये नहीं कि भाई अगर मेरा उच्चाभिलाषी और तो मैं कहूँ साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत जी ही सुंदर बात है? हाँ वो बात अलग है कि पत्नी इस बात से खुश रहती है कि मैं बोलता बड़ा प्यारा हूं, कि 1 मिनट में मना लेता है बेचारा, क्योंकि यस इसको सर पता है कम कहाँ कैसे मनाना है ना। तो यस इसीलिए सर कई बार कहते हैं भाई महिलाएं मेरी शिकायत नहीं करती, और कुछ महिलाएं करती भी हैं तो थोड़े दिनों बाद मान जाती हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है, चंद्रमा उच्च का है। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ बड़े जल्दी, क्योंकि चंद्रमा भी फेमिनी प्लेनेट है। यस सर तो स्त्रैण गुण मेरे अंदर भी हैं थोड़े से ज्यादा। है? गुरु जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गुरु जी। अच्छा पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, पर सच्चा जरूर पढ़ाता हूँ। गुरु जी सर आप कुछ पूछ सकते हैं? बहुत बहुत हाँ साथ स्वाति दे जी रहे हैं। बताइए। सर अगर चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हों हाँ और एक बात मंगल और की बतानी राशि भूल में, गया, गुरु भी बहुत पावरफुल है। हाँ बताइए स्वाति जी। सर अगर चंद्रमा मंगल के साथ हो और अपनी राशि में हो, तो लक्ष्मी योग बन गया।
कहाँ रखी है? और चंद्रमा साथ में मंगल भी ऐसे हो जाएं और एक साथ बैठ जाएं तो चंद्रमा को बल मिल जाता है, ये ध्यान रखना। और सर चंद्रमा नीच बली भाव पे मिल हो गया। जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है वो बंदा, और अगर गलती से मानसिक रोगों की चपेट में आ जाए तो बड़ा समस्या खड़ी हो जाती है। फिर डॉक्टर को दवाई देनी पड़ती है कि ब्रेन की जो नसें हैं थोड़ा शांत रहें। तो इट्स वो तो नॉट गुड। एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो जाती है सर। तो जब आप कॉन्शियसली वो समझ तो लो कि विनयशील जी बताएंगे दिमाग को जो है शांत रखने की कौन कौन सी दवाइयां आती हैं, तो सर मुझे इतना एस्ट्रोलॉजी आइडिया में नहीं है। सर एस्ट्रोलॉजी में इतना तो पता चल जाता है कि प्रॉब्लम सार्टल उधर नहीं है, क्या इधर है। बोलते हैं वो, सार्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर्ट्रेलिन। लेकिन वो जो भी है सेरिटोन, सेरिटोन, सेरिटोन तो Happy- हार्मोन्स है, सेरोटोनिन। हैप्पी वो हार्मोन्स तो सिक्रेट हार्मोन्स है। कर, हैप्पी हार्मोन्स हाँ कुछ हाँ, कोई टर्म वो ठीक है, वो बढ़ाने के लिए दवा दी जाती है कि सर, बंदा वो खुश रहे। एस्ट्रोलॉजी से हो जाती है हैप्पी हार्मोन्स जब हाँ आंसर्स निकलने लगते हैं ना। हाँ, टीचर मेरे जैसा हो जो थोड़ा मजाक मजूक भी करे, चुटकुले चुटकुले सुनाता रहे, कहानियां बिल्कुल सुनाता रहे, बिल्कुल सर। गुरुजी हार्मोन बढ़ जाते हैं। गुरुजी एक सवाल था हाँ जी। कि अगर चंद्र के साथ राहु बैठा है और कहीं दूसरे और एक और जगह किसी और के में चंद्र के साथ शनि बैठे हैं तो क्या रहेगा? और देखो चंद्र दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी जाएंगी। ना ही चंद्रमा के साथ राहु बैठे तो, ना ही चंद्रमा के साथ शनि बैठे तो। चंद्रमा सर्वाधिक पीड़ा जब महसूस करता है जब ये पाप ग्रहों में फंस जाता है। नीच का हो जाए इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, जितनी ज्यादा चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ आने पर महसूस करता है। एक तो इंसान को जिद्दी बना देता है, इंसान कभी कभी सुनना बंद कर देता है, लोगों की परवाह करनी बंद कर देता है, और अगर ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने भी चंद्रमा के इस प्रकार के केस हैं, जैसे अभी स्वाति जी जो बोल रही थी चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन, चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा है पर मनोस्थिति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट, मंगल उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो चंद्रमा तो बेचारा क्या मन है, उसको ये उद्वेलित करता रहता है, सर वो भी तो वृश्चिक राशि इमोशंस को एग्रीवेट करता रहता है। ये बात अच्छी थोड़ी है कि आदमी को गुस्सा भी आ रहा है और वो रो भी रहा है और वो इमोशनल भी हो रहा है। आपने देखा होगा ना, कई बार आदमी रो भी रहा होता है, गुस्से में भी बहुत होता है, गाली गप्तार भी कर रहा होता है, और इमोशनली हर्ट भी फील कर रहा होता है कि यार दिल तोड़ दिया उसने। तो ये क्या है, इमोशन उमड़ उमड़ के आ रही है। जब भी मंगल चंद्रमा का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो अक्सर इन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। सर वृश्चिक राशि में भी अब राशि कोई हो ठीक है मंगल सर। साथ हो गया तो ठीक है सर, बिल्कुल बैलेंस परफेक्ट। करना बहुत जरूरी है। हमारे मोदी जी का मंगल और चंद्रमा दोनों ही साथ है मंगल का लगन दृष्टि पे अगर हो, लगन पे। अब आपने देख लो, बताया। अभी कुछ दिन पहले वो भावुक हुए थे, तो आपको कितनी खबरें आती हैं भावुक होने की। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। भावुक होना एक अलग चीज है। अच्छा, लोग कई सोचते हैं नौटंकी है, नहीं, मैं नहीं मानता ये नौटंकी। मंगल चंद्र मालय के लिए ये होना सहज प्रक्रिया है। और मुझे आप अगर प्राइम मिनिस्टर बना दो तो हर 10 दिन में खबर आएगी कि प्रधानमंत्री जी रो रहे और फूट फूट के रो रहे हैं। इसीलिए तो बनाते नहीं लोग हैं कि हाय रे ये क्या हो गया, ये बदमाश कोरोना मेरे टाइम में आना था क्या, इसको सर, मेरे से दुश्मनी है। सर आप तो किंग मेकर है ना। हाँ, ये बात भी है। ये बात सही ये है। बात सही है। नहीं, ये तो बात हाथ, सही है। इतना तो हाथ बलवान है। किंग नहीं बहुत बन बढ़िया, सकते जो बहुत सर, जो किंग मेकर होते हैं वो किंग मेकर होते हैं। मैं किंग मेकर तो हूँ। हाँ जी। ये तो मेरा दिल और आत्मा कहती है, जिस पर हाथ रख दिया वो पार। सर तो रख दीजिए ना हाथ। रख दिया सभी के ऊपर। अब हाथ किसने टिका के रखना है वो उसकी जिम्मेदारी है। सही में जी गुरुजी। चलिए अब चलते हैं।
गुरुजी आप काफी लोगों दिनों का मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद। राम और सर। मैं बहुत अपने आनंद गुरु आया महाराज गुरुजी। मैं अपने गुरु महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस जन्म में मुझे गुरु की वजह से मुझे ज्ञान मिला, चंद्रमा की वजह से भावनाएं मिली, और लग्नेश की ताकतवर होने से एक अथॉरिटी के साथ बोलने की शक्ति मिली। जो मैं एक अथॉरिटी के साथ बोलता हूँ, स्ट्रांग तरीके से बोलता हूँ, ये सब गुरु महाराज की कृपा है जो ये सब करते। हाँ, छठा भी मेरा बड़ा मजबूत है, इसलिए मेरा झगड़ा या तो होता नहीं, और होता है तो अव्वल दर्जे वाले से ही होता है। और फिर जब हम फाइट देते तो तगड़ी ही देते, वरना देते ही नहीं। ये भी बात है। अच्छा, कमाल की बात है, आज तक कोई छोटा मोटा नहीं मिला कभी भी, ये भी बात पक्की है। मिलता तो कोई बड़े वाला ही। ये तो मेरी वाइफ भी कहती है, तुम्हें कोई ठीक ठाक आदमी नहीं मिलता क्या, इतने बड़े वाले से पंगे लेते हो आप। मगर अच्छा मैं पंगे लेता भी नहीं, पर पंगा हो जाता। जब पंगा हो जाता है तो फिर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कुंडली में, फिर दंगा करा देते हैं। इसलिए जब मैं डिसीजन ले लेता हूँ फिर पीछे हटता नहीं हूँ। तो है, ये सब कुंडलियों के बारे में है, पर मैंने चेंज बहुत किया है अपने आप में। ये मैं आप लोगों को कई बार कहता हूँ, और ये जी। वास्तविकता में कहता हूँ, और मैं दिल से कहता हूँ हमेशा कोई भी बात। यस सर। मैं कभी भी बनावटी बात नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंज पाया है अपने आप को, only and only teachings of astrology, by the teaching of astrology। नहीं तो क्या मजाल किसी की जो मेरी तरफ नजर भी उठा के देख ले, वो वाला एटीट्यूड होता था। तो अब जी। तो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। मतलब मन ही नहीं करता किसी से झगड़ा। कोई झगड़ा करने पे उतारू हो जाए, हम पहले हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि रहने दो भाई, माफ करो माफ करो माफ करो, हैं? लड़ना ही नहीं है, झगड़ना ही नहीं है ना। और फिर भी ना माने तो फिर बात की बात ये तो अद्भुत कला है गुरुजी आपकी। तो ये देख, और एक और खास बात, नेताओं के साथ जब भी मैं बैठता हूँ, इतने स्ट्रांग तरीके से मैं बैठता हूँ कि कई बार मैं भी हैरान होता हूँ, और बहुत ही अथॉरिटी वाली बातें बोलता हूँ, बहुत ही अथॉरिटेटिव होकर के बोलता हूँ। जो भी बोलता हूँ बहुत साफ स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर, कि उसको भी समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा हूँ। ये नहीं कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, वो नहीं, क्रिस्टल क्लियर। इस कारण मैं उनके बीच में बहुत फेमस भी हूँ, और इस कारण बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हैं। नेताओं में ये बहुत बड़ी कमी है, उनको कह दे तो इलेक्शन हारेगा, और वो हार गया तो उल्टा पड़ जाता पीछे। ये बहुत बड़ा उल्टा चक्कर है? एक कैबिनेट मंत्री तो मुझे भाजपा का आज तक नाराज है, क्योंकि मैंने कहा था तुम इलेक्शन हारोगे, वो हार गया, और बहुत बुरी तरह हारा है। वो आज तक नाराज है। वो कहते पंडित जी ने ना मेरी ऐसी बात बोल दी ना, मैं इसी के कारण हारा हूँ। जबकि मैं किसी को हराने वाला कौन होता हूँ भाई, और मैं क्यों हराऊंगा? कोई यजमान बन के मेरे घर आया, मैं किसी को क्यों हराऊंगा? पर लोग बुरा मान जाते। इसलिए नेताओं को हमेशा जिता करके भेजे, ये आप लोगों को सलाह देता हूँ। डोंट टेक ए रिस्क। पार्षदों को हरा सकते हो, पर बाकियों को मत पंगे लेना। और मेरे पास एमएलए से नीचे कोई आता नहीं है, समस्या कई तरह की है। एमएलए एमपी, इनसे नीचे कोई चलता नहीं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का आज के दिन के लिए, नमस्कार। आज के आनंद नमस्कार। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे नमस्कार, और नमस्कार। टेक्निकल चलेंगे हम लोग। धन्यवाद। चरण वंदन, नमस्कार। चरण वंदन। धन्यवाद।